हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग CUET NDA एयरफोर्स के एग्जाम के लिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स के सिलेबस को, जिसमें मैं सबसे पहले आज आपका पहला चैप्टर सेट थ्योरी को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर का मतलब 11th क्लास में आपने सेट थ्योरी को पढ़ा भी होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट क्या है, इसको समझते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट एक ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित एलिमेंट। ऑब्जेक्ट का एक सुपरिभाषित कलेक्शन है। सुपरिभाषित कलेक्शन का मतलब किस बात से है, या वेल डिफाइंड का मतलब किससे है कि जो हम लोग समूह बनाएंगे वो एक वेल डिफाइन होना चाहिए। मतलब वो हम लोगों के लिए कैसा होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। इसके एलिमेंट को या ऑब्जेक्ट को कुछ भी बोल सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैंने कहा कि x इज अ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और x कैसा है, लेस देन इक्वल टू 5। मुझे एक ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 से लेस देन है। तो ये बताइए आपको, क्या 5 से लेस देन नेचुरल नंबर को आप लोग मतलब डिफाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर 5 से छोटे हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 5 से छोटे नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 हम लोग इसको आसानी से डिफाइन करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सीधी बात है, सेट में मुझे ऐसे कलेक्शन की बात करनी है कि जिनके एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन इन द सेंस मतलब उनको हम लोग बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट संभव है, पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा कि x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। अगर मैं बात करूं 1 से 10 तक की प्राइम नंबर की, तो 1 से 10 तक का जो प्राइम नंबर है वो भी डिफाइन है। हम लोग जानते हैं कि 1 से 10 तक के प्राइम नंबर में आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सीधी बात है कि सेट के अंदर वो कलेक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं जो डिफाइन हो, जिनको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, मैंने लिखा कि सॉरी, स्मार्ट वॉइस इन इंडिया। अगर मैं बात करूं भारत के स्मार्ट लड़कों की, भारत में स्मार्ट लड़कों की मतलब हैंडसम लड़कों की, तो भैया ये कलेक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। स्मार्ट गर्ल्स, सॉरी ब्यूटीफुल गर्ल्स हो या स्मार्ट बॉयज हो, चाहे मैं ऐसा नहीं कि बॉयज के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए भी नहीं है। क्योंकि सीधी बात है, जैसे मैंने बॉयज की बात की, तो हमारी, जैसे मैं अपने एरिया से देखो तो मैं अपने आप को ही बहुत स्मार्ट मान लूंगा, या मतलब कोई किसी और को मानूंगा। ऐसे ही हर किसी की नजर में अलग अलग तरीके से स्मार्ट होते हैं, है ना। कोई शक्ल को देख के स्मार्टनेस को पहचानता है, या कोई नेचर को देख के उसकी स्मार्टनेस को जज करता है, या कोई उसके टैलेंट को देख के उसकी स्मार्टनेस को जज करता है, या कोई पैसे को लेके स्मार्टनेस को जज करता है। तो अलग अलग तरीका है पहचानने का। तो सीधी बात है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग प्रकार का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए सेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। तो इतना याद रखना कि सेट में वही एलिमेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं जो सभी के लिए सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर की बात की जो 5 से छोटा था, तो आपको पता है कि 5 से छोटे यदि नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1 2 3 4, चाहे मेरे लिए बात करें, चाहे किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करें, चाहे आपके लिए बात करें, तो हम लोगों के लिए जो 5 से छोटे नेचुरल नंबर है वो फिक्स है। 1 से 10 तक के प्राइम नंबर, आपको पता होगा प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो 1 से 10 तक की यदि मैं अभाज्य संख्या की बात करता हूँ, चाहे मैं अपने लिए बात करूँ, चाहे आपके लिए बात करूँ, चाहे किसी अदर पर्सन के लिए बात करूँ, 1 से 10 तक के जो प्राइम नंबर है हम सबके लिए समान होंगे। ठीक है। यहाँ पे बात हो रही थी स्मार्ट वॉइस इन इंडिया, तो मैंने क्या बोला, स्मार्ट जो वॉइस की हम बात करें वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होंगे। या जैसे मैंने बात की कि मेरा पसंदीदा खिलाड़ी
अगर मैं अपने पसंद के खिलाड़ी की बात करूँ तो वो भी आपका सेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम लोगों के हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से या किसी और के हिसाब से खिलाड़ी अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे मुझे धोनी पसंद है, आपको रोहित पसंद होगा, किसी को कोहली पसंद होगा, किसी को मतलब अलग-अलग तरीके, मतलब अलग-अलग लोगों की पसंद अलग-अलग होती है। तो इस प्रकार से मैं इसको सेट की कैटेगरी में नहीं डालूँगा। जैसे मैंने बात की कि भारत में गोरे लोगों का समुच्चय, तो ये भी समुच्चय की कैटेगरी में नहीं जाएगा, क्योंकि गोरे इंसान को भी जज करना एक अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं लोग। तो सीधी बात है कि समुच्चय के अंदर वही कलेक्शन इन्वॉल्व रहते हैं जो सबके लिए फिक्स हो, है ना। जैसे मैंने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में वोवेल्स यूज होते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट में जो वोवेल्स होते हैं वो सभी के लिए सेम है, A E I O U, तो इस सेट की कैटेगरी में जाएगा। अंग्रेजी अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो भी सेट की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि वो सभी के लिए फिक्स है ना। तो सीधी बात है कि सेट के अंदर अ, वो कलेक्शन रहे, सेट उन कलेक्शन को ले सकता है जो सभी के लिए सेम होता है। अगर हमारे लिए आपके लिए वो कलेक्शन बदल रहे हैं तो वो सेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा होता है कि सुनिश्चित या सुपरिभाषित। ठीक है, इसको सुनिश्चित भी बोल सकते हैं। तो जो सभी के लिए कैसे हो, निश्चित हो और परिभाषित हो, और उसके एलिमेंट निश्चित भी होने चाहिए और परिभाषित भी होने चाहिए। अगर ऐसा कोई संग्रह है, ऐसा कोई समूह है, ऐसा कोई कलेक्शन है, तो वो समुच्चय की कैटेगरी में जाएगा, अन्यथा की स्थिति में वो समुच्चय की कैटेगरी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया समुच्चय के डेफिनेशन के, समुच्चय में कौन से कलेक्शन आते हैं, कौन से कलेक्शन नहीं आते हैं। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। तो हमने सामान्य तौर पे सामान्य तौर पे सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया। वैसे एक रिप्रेजेंटेशन और है इसका, मैं उस पर डिस्कस कर दूंगा कि मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने रिप्रेजेंट किया रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड या इसको अपन लोग लिस्टिंग मेथड, या इसका एक नाम और भी है, रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड, एक इसका नाम और भी है यार, मुझे पता नहीं क्या है, एक नाम और भी है। तो रोस्टर मेथड को हिंदी में रोस्टर ही बोलेंगे और लिस्टिंग मेथड को हम लोग सूची विधि बोलेंगे। अब समझना क्या है कि रोस्टर मेथड क्या होता है। तो रोस्टर मेथड में जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत गौर से समझना है। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले सेट के एग्जाम्पल को रोस्टर मेथड में लिखना चाहता हूँ, तो रोस्टर मेथड में हम लोग कैसे लिखेंगे? सीधी बात है, जब भी हम रोस्टर मेथड में सेट को लिखते हैं, याद रखना, जब भी हम रोस्टर मेथड में सेट को लिखते हैं तो उनकी सेट को लिखने के लिए दोनों ओर हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो आपका सेट है उसके एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करके अलग अलग तरीके, मतलब उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा एक्स इज आ नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटा और 5 के बराबर है। तो आपको पता है कि 5 से छोटा 5 के बराबर क्या होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है। तो ये क्या हुआ, मैंने एलिमेंट को पहले क्या किया, डिफाइन किया, मतलब एलिमेंट को पता किया कि कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, और उनको मैंने कर्ली ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो जब सेट को एलिमेंट के फॉर्म में और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है तो वो आपका कहलाता है रोस्टर मेथड। ठीक है, इसके बाद इसी वाले एग्जाम्पल को मैं प्रॉपर्टीज मेथड में कैसे लिखूंगा, उसको लिखने का तरीका होता है एक्स सच डेट। ये सिंबल है सच डेट का, ये दो बिंदी आपके सामने जो बनी हुई है वो रिप्रेजेंट करती है सच डेट को। सच डेट, सॉरी, सच डेट, सच डेट की हिंदी होती है ऐसा है कि। इनका मतलब हुआ कि एक्स यहाँ पे ऐसा है, कैसा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और जो लेस देन इक्वल टू कितना है, 5 से। तो जे भी आपका सेट है और जे भी सेट है, यहाँ पे एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा तो वो रोस्टर मेथड हो गया। इसको मैंने उस सेट को आपको थ्योरिकली रिप्रेजेंट किया सच दैट का सिंबल लगा के, तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया आपका, प्रॉपर्टीज मेथड। जैसे अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूंगा, एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स एक प्राइम नंबर है, एक्स क्या है, प्राइम नंबर है, बिटवीन 1 to 10, 1 से 10 के बीच में। तो 1 से 10 के बीच में प्राइम नंबर में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और तो कोई प्राइम नंबर आएगा नहीं। तो जब मैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करूं अलग अलग, मतलब एक एक करके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करूं,
और कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, तो वो रोस्टर मेथड को रिप्रेजेंट करता है। किसको? रोस्टर मेथड को रिप्रेजेंट करता है। और इसी को मैं थ्योरिकली अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज मेथड को रिप्रेजेंट करता है। तो सीधी बात है, जब मैं एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ तो वो आपका रोस्टर मेथड कहलाता है। जब मैं एलिमेंट को थ्योरिकली सच डेट का सिंबल लगाकर, इसका सिंबल लगाकर, सच डेट का सिंबल लगाकर लिखता हूँ तो वो आपकी प्रॉपर्टीज मेथड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक दो चीजें और समझने वाली है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जब मैंने एलिमेंट को क्या किया, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग रिप्रेजेंट किया, अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया, उनके बीच में कॉमा लगाया और कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो वो आपका रोस्टर मेथड हो गया। और जब मैंने थ्योरिकली लिखा, सच दैट का सिंबल लगाया, वो प्रॉपर्टीज मेथड हो गया। अच्छा, एक चीज अपन को यहाँ पे याद रखनी है, इस चीज को नोट करके रखना है कि सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि कोई आपके पास एक सेट है, 2 2 3 5 7, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा लिखा है तो गलत लिखा है, क्योंकि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। एक चीज याद रखना, इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, 2 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है, तो याद रखना सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जैसे मैंने क्वेश्चन में बोला है, मैंने कोई मीनिंग दी है, ए डबल पी एल ई, इसको समुच्चय के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है। किसके अंदर रिप्रेजेंट करना? समुच्चय के अंदर रिप्रेजेंट करना, और वो भी रोस्टर मेथड में करना। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रोस्टर मेथड में एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाता है। जब मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा तो ए आएगा, पी आएगा, एल आएगा, ई आएगा। भले ही मीनिंग में पी कितनी बार था? 2 बार था। लिखा कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो याद रखना है कि कभी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम क्वेश्चन और दिया कि ए ई एल ई पी एच ए एन टी के अक्षरों का हमें समुच्चय बनाना है। जो एलिफेंट मीनिंग लिखी हुई है, इसके अक्षरों का हमें समुच्चय बनाना है। तो एलिफेंट के अक्षरों में ई है, एल है, पी है, एच है, ए है, एन है, टी है। ई कितनी बार था? 2 बार। लेकिन जब मैं समुच्चय के अंदर लिखूंगा तो मैं ई को एक ही बार इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होता। विदाउट रिपीटेशन कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। इतना क्लियर होगा? तो ये आपका क्या हो गया, सेट की डेफिनेशन होगी। बस इतना याद रखना, सेट के अंदर वही कलेक्शन इन्वॉल्व करेंगे जो वेल डिफाइंड हो। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वो समुच्चय की कैटेगरी में नहीं जाएगा। चलिए, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया, रोस्टर मेथड में और प्रॉपर्टीज मेथड में। रोस्टर मेथड में मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, और प्रॉपर्टीज मेथड में मैं क्या करता हूँ कि उसको थ्योरिकली रिप्रेजेंट करता हूँ और एक सच दैट का सिंबल लगा देते हैं। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं, या तो सच दैट का सिंबल ये वाला मिलेगा आपको, सच दैट। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जहाँ पे इसको भी सच दैट बोला गया है। ठीक है, चलिए, ये दोनों सच दैट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरी बात मैंने क्या बोला है कि समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने भी एक बात डिस्कस की थी कि समुच्चय का एक टाइप और भी है, उसको बोला जाता है मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सेट है आपका ए ई आई, तो इसको इस प्रकार का फिगर बना के जब एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो समुच्चय का मैपिंग मेथड कहलाता है। इसका जो यूज होगा वो आपका रिलेशन और फंक्शन वाले टॉपिक में होगा, इसलिए मैं इसकी बात अभी नहीं करूंगा। इसकी चर्चा मैं कहाँ करूंगा? रिलेशन और फंक्शन में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में देखते हैं कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस बात की, कि
उसको रिप्रेजेंट भी करेंगे तीनों मेथड में। तीनों मेथड का मतलब रोस्टर मेथड में भी रिप्रेजेंट करेंगे अगर सेट होगा तो, और उसको प्रॉपर्टीज मेथड में भी रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको मैं मैपिंग मेथड में भी रिप्रेजेंट करूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल, ये समुच्चय के अंदर है या नहीं है बताना है कि ये सेट है कि नहीं। मूल का मतलब जानते हो आप क्या होता है, रूट्स होते हैं, और समीकरण को जानते हो आप लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। तो मुझे इस इक्वेशन के रूट्स को निकालना है, इसके जो रूट्स है वो एक सेट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये देखना है। तो बिल्कुल अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 बराबर 0। तो एक फैक्टर में x माइनस 2 आया, दूसरे में x माइनस 1 बराबर 0 आया। x का मान 1 आया और 2 आया। तो इसके जो रूट्स है वो डिफाइन है, कैसे, वेल डिफाइन है, 1 और 2 है। तो इसका मतलब जब इसके एलिमेंट डिफाइन हो तो ये सेट की कैटेगरी में जाएगा, मतलब ये आपका समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसके रूट्स का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है। अब अगर मैं इस कलेक्शन को रोस्टर मेथड में लिखना चाहूँ, किसमें लिखना चाहूँ, रोस्टर मेथड में, तो रोस्टर मेथड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, मैं बात करूँ किसकी, प्रॉपर्टीज मेथड में, प्रॉपर्टीज मेथड में, प्रॉपर्टीज मेथड को क्या बोलते हैं, गुण विधि। अगर मैं इसको प्रॉपर्टीज मेथड में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मूल है। मूल जानते हो क्या होता है, रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज मेथड में हो गया। अगर इसी को मुझे मैपिंग मेथड में लिखना है, किस में लिखना है, मैपिंग मेथड में, किसमें लिखना है, मैपिंग मेथड में। तो जब मैं इसको मैपिंग मेथड में लिखूंगा तो सीधी बात है इस प्रकार का मैं मैपिंग बनाऊंगा, उसके अंदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो मैंने इस पहले तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था वो सेट को फॉलो कर रहा था नहीं कर रहा था, तो बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि मैंने जब इक्वेशन को सॉल्व किया तो मुझे 1 और 2 मिला, 1 और 2 में तो इक्वेशन के जो एलिमेंट है वो डिफाइन है। तो जो एलिमेंट है वो डिफाइन है, इसका मतलब वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और जब कलेक्शन आपका वेल डिफाइन होता है तो वो समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप इतना आपका क्लियर होगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इतना तो क्लियर है आप लोगों का। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, सॉरी, भारत के सभी सभी अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय या समूह, समूह की बात करें, समूह की बात करें, तो अगर मैंने कहा भारत के सभी अच्छे खिलाड़ियों का समूह, क्या ये समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जैसे अच्छे खिलाड़ी की हम बात करें, सुंदर लोगों की बात करें, काले लोगों की बात करें, ये सभी के लिए अलग अलग होते हैं। हमारे लिए सुंदर कोई और होगा, आपके लिए सुंदर कोई और होगा। अच्छे की बात हो रही है तो हमारे लिए अच्छा खिलाड़ी कोई और होगा, आपके लिए अच्छा खिलाड़ी कोई और होगा। तो इस प्रकार का जब कलेक्शन आपको मिलता है जो सभी के लिए अलग अलग हो तो वो समुच्चय की कैटेगरी में नहीं जाता, इतना याद रखना है। जब एलिमेंट सभी के लिए अलग अलग होते हैं तो वो समुच्चय की कैटेगरी में नहीं जाते हैं, तो ये समुच्चय की कैटेगरी में नहीं जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी, मैंने एक एग्जाम्पल और लिया, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। अब आप लोग ये बताइए क्या ये समुच्चय की कैटेगरी में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की बात करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर मेरे लिए है वही आपके लिए है, वही थर्ड पर्सन के लिए है। आप किसी अनपढ़, मतलब कोई ऐसे इंसान के लिए नहीं कह सकते जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी वर्णमाला का जिन्हें ज्ञान नहीं है उनके लिए नहीं बोलेंगे। हम केवल बात उनकी करें जो अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान रखते हैं,
और वो अगर वोवेल्स की बात करते हैं तो वोवेल्स जो मेरे लिए 5 वोवेल्स हैं वही आपके लिए, और जो और थर्ड पर्सन है जो अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान रखता है उनके लिए भी वही वोवेल्स होंगे। जैसे अगर मैं इसको कहूँ कि समुच्चय कैटेगरी में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात हो रही है। पहली चीज, अगर मैं कहूँ इसको रोस्टर मेथड में लिखना है, अगर मैं इसको रोस्टर मेथड में लिखूं तो रोस्टर मेथड में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ई आ जाएगा। अगर मैं कहूँ इसको प्रॉपर्टीज मेथड में लिखना है, प्रॉपर्टीज मेथड में लिखना है, तो प्रॉपर्टी मेथड में लिखने का वही फंडा, एक्स एक्स क्या लिखोगे, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो मैंने अभी आपसे क्या डिस्कस किया कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए, और उन एग्जाम्पल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वो समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। पहला वाला कर रहा था, दूसरा वाला नहीं कर रहा था, और तीसरा वाला कर रहा था। और जिन्होंने समुच्चय को रिप्रेजेंट किया उसका मैंने रोस्टर मेथड रिप्रेजेंट किया और प्रॉपर्टीज मेथड को रिप्रेजेंट किया। यहाँ भी मैंने रोस्टर मेथड को रिप्रेजेंट किया और प्रॉपर्टीज मेथड को क्या किया, रिप्रेजेंट किया। चलिए, क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मान लीजिए कोई समुच्चय आपके पास है और उस समुच्चय में कुछ एलिमेंट है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है या नहीं है। जैसे मैंने कहा 1 सेट ए में है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि 1 ए के अंदर है। 3 ए के अंदर है, बिल्कुल है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि 3 ए के अंदर है। 5 ए के अंदर है, बिल्कुल है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि 5 ए के अंदर है। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि कोई सेट अगर आपके पास है उसमें कुछ एलिमेंट है, तो जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ऑड नंबर्स हैं, कुछ ऑड नंबर्स नहीं भी है, इवन नंबर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप किसी नंबर को इस सेट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाओगे कि वो एलिमेंट इस समुच्चय के अंदर है और कौन सा एलिमेंट इस समुच्चय के अंदर नहीं है। जैसे मैंने कहा 1 ए के अंदर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल बनाते हैं बिलोंग का। ये काय का सिंबल है, बिलोंग का। जैसे मैं बात करूँ 5, तो 5 ए के अंदर है, तो मैं बोलूंगा 5 बिलोंग टू ए। जैसे मैंने कहा 7, 7 ए के अंदर, तो मैं बोलूंगा 7 बिलोंग्स टू ए। मैंने बात की 10, 10 ए के अंदर नहीं है, तो मैं बोलूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मैंने बात की 15 की, 15 ए के अंदर नहीं है, तो 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो मैं यहाँ पे बिलोंग का सिंबल लगाऊंगा, और एलिमेंट समुच्चय के अंदर नहीं है तो मैं यहाँ पे डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगाऊंगा। याद रखिएगा कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बिलोंग लगाना है, और एलिमेंट समुच्चय के अंदर नहीं है तो हम लोग वहाँ पे डज नॉट बिलोंग का यूज करेंगे। बात समझ पा रहे हो, अगर कोई एलिमेंट किसी समुच्चय के अंदर है तो मैं बिलोंग का यूज करूंगा, और एलिमेंट समुच्चय के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का यूज करूंगा। अच्छा, कुछ ऐसी सिंबल समझ लीजिए जो एक ही शब्द में उस प्रकार के सारे सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कैपिटल एन है, तो जो कैपिटल एन है वो आपका है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब ऑलमोस्ट ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी कि अगर कभी समुच्चय के अंदर या रिलेशन फंक्शन के अंदर कैपिटल एन की बात आ रही है तो वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब आप लोग जानते ही हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। जो आपका नेचुरल नंबर है वो प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी आपकी बात आती है आई या फिर जेड, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ये सेट ऑफ इंटीजर है। ये क्या है आपका, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, ये पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है। अगर कभी बात आती है कैपिटल आर की, तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ रियल नंबर। जी, आपके रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर, कुछ सिंबल समझ लीजिए, बाकी आगे और भी मिलेंगे आपको। अगर कभी सी की बात आती है तो ये बात करता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ इसको क्या बोलते हैं, समृद्ध संख्या। क्या बोलते हैं, समृद्ध संख्या। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा। जैसे और भी चीजें हैं, जैसे आर प्लस है तो ये आपका है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर। आपका जेड प्लस अथवा आई प्लस, ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब धन पूर्णांक। अगर आपका जेड माइनस
अथवा आई माइनस है तो इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋण पूर्णांक। अगर आपका आर माइनस है तो आर माइनस का मतलब होता है नेगेटिव रियल नंबर, मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। तो कुछ चीजें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए, जैसे कभी आपको कैपिटल एन की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई की बात हो रही है तो पूर्णांक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल आर की बात हो रही है तो वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी की बात हो रही है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर प्लस की बात हो रही है तो पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसी सेम एज, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया कि अगर कोई एलिमेंट किसी समुच्चय के अंदर है तो हम लोग वहां पे बिलोंग का सिंबल लगाते हैं, और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगाते हैं। तो ये तो हो गया एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन और डज नॉट रिप्रेजेंटेशन, मतलब बिलोंग मतलब एलिमेंट अगर किसी समुच्चय में नहीं है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ सेट की। तो देखिए टाइप ऑफ सेट में सबसे पहला है आपका नल सेट या इम्पटी सेट। नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय का मतलब ही नाम से ही मतलब समझ में आ रहा होगा, ऐसा समुच्चय जो खाली हो, जहाँ पे कोई भी एलिमेंट ना हो। मतलब एक ऐसा सेट जहाँ पे कोई भी एलिमेंट संभव ना हो, कोई भी एलिमेंट पॉसिबल ना हो। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, वो जो नेचुरल नंबर है वो कैसा है, लेस देन वन है। तो मैंने कहा कि मुझे एक ऐसे नेचुरल नंबर की बात करनी है जो वन से छोटा है। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो वन से छोटा हो, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, नल सेट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट संभव नहीं है। मैंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल और देखा, मैंने कहा एक्स इज अ इवन इवन नंबर बिटवीन 2 and 4। मतलब 2 और 4 के बीच में मुझे किसी इवन नंबर की बात करनी है। तो 2 और 4 के बीच में इवन नंबर आपका क्या है, कोई है ही नहीं। 2 और 4 के बीच में नंबर तो बहुत सारे हैं, अगर वास्तविक संख्या की बात करेंगे तो बहुत सारे वास्तविक संख्याएं मिलेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इवन नंबर की तो 2 और 4 के बीच में कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो यहाँ भी कोई भी एलिमेंट संभव नहीं है और यहाँ भी कोई भी एलिमेंट संभव नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा कलेक्शन जहाँ पे कोई भी एलिमेंट पॉसिबल ना हो, वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। सीधी बात, जैसे मैं कहूँ कि अ, अंग्रेजी वर्णमाला का वो अक्षर जो ए से पहले आता हो कोई भी नहीं है तो वो भी नल सेट में चला जाएगा, है ना। तो सीधी बात है, मुझे एक ऐसे सेट ऐसे कलेक्शन की बात करनी जहाँ पे कोई भी एलिमेंट पॉसिबल ना हो, तो वो नल सेट की कैटेगरी में चला जाएगा। चलिए, अच्छा और एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे नल सेट को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग फाइव से करते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सेट क्या बनेगा तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पे फाइव बनेगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे सेट क्या बनेगा तो आप लोग बोलेंगे फाइव बनेगा। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जहाँ पे फाइव लिखा होगा या खाली कर्ली ब्रैकेट बना दिया जाएगा, या खाली क्या बना दिया जाएगा, कर्ली ब्रैकेट बना दिया जाएगा। तो अगर खाली कर्ली ब्रैकेट बना है तो वो भी आपके नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे या तो यहाँ पे फाइव होगा या खाली कर्ली ब्रैकेट होगा। तो ये दोनों के दोनों आपके नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना है कि नल सेट मैंने क्या बोला कि एक ऐसा कलेक्शन जहाँ पर कोई भी एलिमेंट पॉसिबल ना हो। जहाँ पे कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा वो नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सिंगल मतलब एक ऐसा सेट जो केवल एक ही एलिमेंट को जहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट पॉसिबल हो। एक ऐसा सेट जहां पर केवल एक ही एलिमेंट पॉसिबल हो। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा x इज अ नेचुरल नंबर। x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 4। भैया 2 और 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है, 3 है। तो केवल एक ही एलिमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। तो वही मैंने बोला है कि ऐसा कलेक्शन जहां पर केवल एक ही एलिमेंट पॉसिबल होगा। तो जहां पर केवल एक ही एलिमेंट पॉसिबल होगा वो सिंगल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक्स इज अ इज अ प्राइम नंबर
S is a prime number between 18 और 23। 18 और 23 के बीच में ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है? तो आपको पता है केवल एक ही प्राइम नंबर है 19, जो 18 और 23 के बीच में आता है। तो यहाँ पे केवल प्राइम नंबर का मतलब जानते ही हो, अभाज्य संख्या होती है। तो एक ऐसी अभाज्य संख्या जो 18 और 23 के बीच में हो। तो 18 और 23 के बीच में क्या आता है? 19 आता है आपका। ठीक है, अब आता है फाइनाइट। फाइनाइट की हिंदी होती है आपकी परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और इसको बोलते हैं अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित में यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। लिमिटेड मतलब सीमित, और यहाँ पे असीमित। तो जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सीमित होंगे उसे परिमित बोलेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड होंगे उन्हें इनफाइनाइट बोलेंगे। बात क्लियर है? जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया कि उन्होंने कहा, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वर्ष के महीनों का समूह। वर्ष के महीनों का समूह, तो आपको पता है कि ये परिमित की कैटेगरी में जाएगा। क्यों जाएगा परिमित की कैटेगरी में? क्योंकि आपको पता है वर्ष में 12 ही महीने होते हैं, 12 से ज्यादा महीना नहीं हो सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने कहा 1 और 10 के मध्य की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो आपको पता है 1 और 10 के बीच में अगर हम प्राइम नंबर की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपन लोग एलिमेंट को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अगर एलिमेंट काउंटेबल है, काउंट करने वाले हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उनको अपन लोग फाइनाइट में रखेंगे। और एलिमेंट जब हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं तो आप उनको इनफाइनाइट में रखोगे। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा 5 से बड़ी प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। अब उन्होंने ये तो बोले नहीं कि 5 से बड़ा नेचुरल नंबर अपने को कहाँ तक लेना है, ऐसा कुछ बोला नहीं बोला। तो इसका मतलब है कि अपन तो 5 से बड़ा नेचुरल, एक सॉरी 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 10,000 मतलब बढ़ते ही चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे काउंटेबल नहीं है। और जहाँ पे काउंटेबल नहीं होता है, अनलिमिटेड एलिमेंट होते हैं, उन्हें हम लोग इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे एलिमेंट इनफाइनाइट हो, काउंटेबल नहीं होंगे, उसको हम लोग किस सेट की कैटेगरी में रखेंगे? इनफाइनाइट में। बहुत सिंपल से टाइप्स हैं, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। नल मतलब खाली, सिंगल मतलब एक, फाइनाइट मतलब सीमित, इनफाइनाइट मतलब असीमित। इसके बाद आती है बात इक्वल सेट की। तो इक्वल सेट का तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। इक्वल को हिंदी में बोलते हैं समान समुच्चय। इक्वल सेट में क्या आता है? बे समुच्चय, बे समुच्चय, बे ऐसे समुच्चय, ऐसा बोलो, ऐसे समुच्चय जिनमें समान एलिमेंट्स हो। समान एलिमेंट्स हो, ऐसे समुच्चय जिनमें समान एलिमेंट्स हो। जैसे मैंने कहा ए बराबर ए ई आई और बी बराबर ई आई ए, भले ही आगे पीछे होंगे लेकिन एलिमेंट समान होंगे। तो ऐसे सेट को बोलते हैं हम लोग इक्वल सेट। ऐसे सेट जिनके एलिमेंट कैसे हो? समान हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या समान है तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट में रखेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा ए सेट है आपका 1, 3, 5, 8 और बी सेट है आपका
JAIN। इसमें भी 4 एलिमेंट है, उसमें भी 4 एलिमेंट है, दोनों में 4 एलिमेंट है। मतलब नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है? 4। नंबर ऑफ बी में भी कितने एलिमेंट है? 4। तो हम कह सकते हैं देन ए और बी आर इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं? बराबर है। अच्छा, एक चीज और समझना, यहाँ पे बहुत अच्छा सा पॉइंट है। यहाँ पे मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो समान सेट होते हैं वहाँ पे एलिमेंट समान होने चाहिए। तब एलिमेंट जो ए में होंगे वही बी में होंगे। जब एलिमेंट समान होंगे तो एलिमेंट की संख्या भी समान होगी। तो यहाँ से पॉइंट निकल के आता है एवरी इक्वल सेट ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि जो भी इक्वल है वो इक्विवेलेंट जरूर होगा। अगर कोई सेट इक्वल सेट में है तो वो इक्विवेलेंट सेट जरूर होगा, क्योंकि इक्वल सेट की कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे वही एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे। जब सेट ए और सेट बी के अंदर समान एलिमेंट है तो उनकी संख्या भी कैसी होगी? समान होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो सेट इक्वल है वो इक्विवेलेंट सेट जरूर होगा। ठीक है। और इक्विवेलेंट में मैंने बोला ही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चलिए अगला टाइप देखिए, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि ऐसे कोई दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट ओवरनिस्ट ना हो, कॉमन ना हो। मतलब ए और बी कोई दो सेट है, दो सेट्स हैं जिनमें नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट्स, मतलब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर कोई सेट ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो आपका डिसजॉइंट सेट होगा। जैसे मैंने कहा ए इक्वल टू AEIOU, और मैंने कहा बी आपका सेट है आपका 1 2 3 4 5 6। तो जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं है, और जो बी में है वो ए में नहीं है। देन हम लोग कह सकते हैं देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्यों है डिसजॉइंट? क्योंकि जो एलिमेंट ए के अंदर है वो एलिमेंट बी में नहीं है, और जो बी के अंदर है वो एलिमेंट ए के अंदर नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया कि सेट होता क्या है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नहीं है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद मैंने कुछ आपके सिंबल रिप्रेजेंट किए जो एक ही सिंबल में मतलब सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ सेट की बात की। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन मैंने दिया और मैंने लिखा एक्स सेट एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। एक्स कोई नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। ठीक है। तो ये किस सेट को रिप्रेजेंट करेगा? एक्स एक नेचुरल नंबर है, ये बात याद रखना है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो एक्स एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 4 है। तो यहाँ पे केवल केवल दो ही ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 4 के बराबर होता है, जिसका स्क्वायर 4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट मिला? एक एलिमेंट मिला। तो इसको हम लोग कौन सा सेट बोलेंगे? सिंगल सेट बोलेंगे। अगर ऑप्शन में सिंगल नहीं होगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन और हो सकता है, फाइनाइट सेट। क्या हो सकता है? फाइनाइट। फाइनाइट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट काउंटेबल है। ठीक है। अगर मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, उन्होंने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर 3 के बराबर है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो इसका स्क्वायर 3 के बराबर है, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 3 के बराबर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये आपका नल सेट हो जाएगा। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 3 के बराबर नहीं होता है, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 3 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये नल सेट की कैटेगरी में चला जाएगा। क्लियर होगा? चलिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको, मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक रियल नंबर है और एक्स जो है
वो 2 से बड़ा है, 4 से छोटा और बराबर है। हमें बताना है कि कौन सा सेट है। मान लीजिए आपका ऑप्शन में एक है आपका फाइनाइट सेट और एक ऑप्शन है इनफाइनाइट सेट और उन्होंने कहा सेट को फॉलो नहीं करता, मतलब नो एनी सेट, और एक आ गया आपका नन ऑफ दीज, मतलब कोई भी ऑप्शन और बना दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि x एक रियल नंबर है जो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। मान लो एक नंबर लाइन है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे 4 होता है। तो 2 और 4 के बीच में यदि हम रियल नंबर की बात करेंगे तो ऐसी अनंत वास्तविक संख्याएं होंगी, इनफाइनाइट वास्तविक संख्याएं होंगी जो 2 और 4 के बीच में आती है। जैसे मैंने कहा 2.1, सामने वाला बोला सर 2.01 और दूसरा बोला 2.001 और अगला बोला 2.0001, एक और बोल गया सर 2.2, एक और बोल गया 2.002, एक और बोल गया 2.004, एक और बोल गया 3.1, मतलब ऐसे अपन लोग इनको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी अगर किन्हीं दो नंबर के बीच में रियल नंबर की बात आती है तो उनको हम लोग इनफाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे, याद रखना है। किसके अंदर रखेंगे? इनफाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे। कभी भी किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के अंदर अगर सॉरी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में वास्तविक संख्याओं की बात आती है तो उन्हें हम काय के अंदर रखेंगे? इनफाइनाइट सेट के अंदर रखेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि एक उन्होंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 बना दिया और एक 5 बना दिया। उन्होंने कहा क्या दोनों बोथ आर सेम, क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है? तो नो आंसर हो जाएगा इसका। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना है कि जब फाई अकेला होता है तो वो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। बहुत गौर से याद करने वाला क्वेश्चन है ये। उन्होंने कहा कि फाइव और कर्ली ब्रैकेट फाइव बोथ आर सेम, क्या दोनों बराबर हैं? तो एक बात याद रखना कि जब फाइव अकेला है तो वो नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, अगर फाइव कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, फाइव किसके अंदर है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो वो एक एलिमेंट की तरह वर्क करता है। इसका मतलब वो एक सिंगल सेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दोनों सेम नहीं है। क्लियर होगा? आगे क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। उन्होंने कहा कि सेट का जो सॉल्यूशन है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ऐसा एक सेट बनाना है। मतलब एक ऐसे एलिमेंट का सेट बनाना है जो इस इक्वेशन को फॉलो भी करता हो, पॉजिटिव इंटीजर भी हो। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर -2 आ गया यार। x बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। अब भाई -2 जो है वो आपका निगेटिव इंटीजर है, तो वो मांग क्या रहा है अपन से? वो अपन से उम्मीद किस बात की कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर की। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट है यहाँ पे, मतलब इस सॉल्यूशन में ऐसा कोई एलिमेंट है जो पॉजिटिव इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अपन को एक्सपेक्टेशन किसकी की थी क्वेश्चन में? पॉजिटिव इंटीजर की। अपन को मिला क्या? नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका नल सेट हो गया। नल सेट क्यों हो गया? क्योंकि ये इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। नल सेट इसलिए हुआ कि क्वेश्चन की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी आपकी किस बात की? पॉजिटिव इंटीजर की। हमें आंसर में मिला क्या है? नेगेटिव इंटीजर, मतलब मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं और इसके बाद मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, हार्बर सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सारी चीजों को मैं कल डिस्कस करूंगा। चलिए ओके बाय।